हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऋषि अपनी बीवी मालिनी, माँ राजेश्वरी और पिता विजेंद्र के साथ रहा करता था। ऋषि एक बड़ी टेक्सटाइल कंपनी का मालिक था। विजेंद्र और ऋषि दोनों ही अपने कारोबार को साथ मिलकर संभाला करते, लेकिन ऋषि की बीवी मालिनी बहुत लालची थी। वो सिर्फ उसके पैसों के पीछे पागल थी और प्रॉपर्टी के लिए उससे रोज लड़ती थी। ऋषि, तुम कब तक मुझे ऐसे ही रखने वाले हो? मेरे नाम पर जायदाद कब होगी? हमारी शादी को अब 1 महीना भी हो चुका है, फिर भी क्या फायदा मेरा इतने अमीर घर की बहू होकर? मालिनी, तुम कभी तो शांत रह लिया करो यार। जब देखो तब पैसा 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 करती रहती हो। अरे पैसों के आगे भी एक दुनिया है। तुम्हें इतना लालच क्यों है? क्या पता कहीं भाग के तो नहीं जा रहा ना कोई? सब कुछ अपना ही तो है। अच्छा, तो अब अपना हक मांग ली। मालिनी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो अपनी सास के नेकलेस, ससुर के पैसे, सब कुछ सरेआम हड़प लेती है। मम्मी जी, अब ये सोने का नेकलेस मेरा हो गया, लाइए, मुझे दीजिए। और पापा, मैंने आपकी अलमारी में से 50,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे एक डिजाइनर ड्रेस खरीदनी है, इसीलिए। ठीक है? हे भगवान, अरे तू पगला गई है क्या बहू? हमारी अलमारी को हमारी अनुमति के बिना छूने की हिम्मत भी कैसे की तुमने मालिनी बहू? तुम इस घर की बहू हो तो अपने बहू धर्म में ही रहो। उसकी लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, वरना हमें भी लक्ष्मण रेखा को पार करना अच्छे से आता है। मालिनी के बढ़ते लालच को देखकर ऋषि एक दिन एक फैसला लेता है और वो उसे छोड़ देता है। जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है और मालिनी 2 करोड़ रुपए की शॉपिंग बिना पूछे। बस बहुत हुआ तुम्हारा नाटक मालिनी, बहुत सह लिया तुम्हें हमने, लेकिन अब और नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। तुम मेरी पत्नी हो, इस घर की बहू हो, इसलिए इतना उड़ती हो ना, लेकिन अब मैं तुम्हें उन सब रिश्तों से बेदखल कर रहा हूं। आज के बाद अपनी मनुष्य शक्ल कभी मत दिखाना मुझे, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। अगर मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की तो लालची औरत कहीं की। ऋषि मालिनी को घर से बाहर निकाल देता है और उसके मुंह पर हवेली के दरवाजे बंद कर देता है। देख लूंगी, सबको देख लूंगी। मालिनी के साथ जो तूने किया है ना ऋषि, वो तुझे बहुत महंगा पड़ने वाला है। देख लूंगी। मालिनी वहां से चली जाती है। ऋषि के जीवन में अब कुछ दिनों बाद नैना नामक एक लड़की आती है। नैना और ऋषि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते। नैना, तुमसे मिलने के बाद मुझे अपनी जिंदगी में सब कुछ एकदम सही सही लगने लगा। आई लव यू नैना। आई लव यू टू ऋषि। रोमांस हो गया हो तो हमें जरा खाना मिलेगा कि नहीं बहू रानी? भूल तो नहीं रही हो ना, आज तुम्हारी पहली रसोई है। हाँ बहू रानी, पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना बना दो। जी माँ जी, जी पापा जी। नैना अपनी पहली रसोई की रस्म पूरी करती है और स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाती है, जिन्हें खाकर राजेश्वरी, विजेंद्र और ऋषि तो नैना के खाने के दीवाने हो जाते हैं। बाप रे बाप बहू रानी, तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तुमने तो मुझसे भी अच्छा खाना बनाया है। मान गई तुम्हें मैं बहू रानी, मान गई। सच में इतना लाजवाब खाना तो हमने हमारे जीवन में पहले कभी भी नहीं खाया। मजा ही आ गया। ये लो बहू रानी, ये तुम्हारा शगुन, मना मत करना। विजेंद्र और राजेश्वरी दोनों सास ससुर नैना को शगुन देते हैं और ऋषि तो नैना को एक खूबसूरत सा नेकलेस गिफ्ट करता है। नैना और ऋषि दोनों ही हनीमून पर जाते हैं और खूब एंजॉय भी करते हैं। उन दोनों की फोटोज को सोशल मीडिया पर देखकर मालिनी बुरी तरह जल जाती है। इन दोनों को मैं इतना खुश कभी नहीं रहने दूंगी। बहुत प्यार करता है ना ये ऋषि इस नैना से। अब देखना कैसे इन दोनों को जुदा करती हूँ। जब नैना ही नहीं रहेगी तो फिर ऋषि तो पूरी तरह टूट जाएगा। अब ये मालिनी अपनी सौतन नैना को जान से मार कर ही दम लेगी। हाँ। मालिनी राजस्थानी साड़ी पहनकर घूंघट ओढ़ती है और अपनी शक्ल छुपाते हुए वो हवेली के अंदर प्रवेश करती है। भाई साहब, मारे को अट्ठे नैना जी ने बुलाया है नौकरानी के काम के वास्ते।
ओह ओह, अच्छा अच्छा, ठीक है। लगता है नैना ने तुम्हें अपनी पर्सनल नौकरानी के तौर पर बुलाया है। तुम एक काम करो, जाओ, वो फर्स्ट फ्लोर है ना, उसमें से तीसरा कमरा, उसमें नैना है। जाओ, ध्यान से जाना, सीढ़ियाँ हैं। धन्यवाद भाई साहब, मारे को हवेली में आन देन की अनुमति देने वास्ते। मालिनी घूंघट में अपना चेहरा छुपाते हुए नैना के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि नैना तो सो रही है। वो चाकू निकालती है और नैना पर हमला करने जा ही रही होती है कि तभी वहां पर ऋषि आ जाता है और मालिनी पर्दे के पीछे छिप जाती है। फिर थोड़ी सी देर बाद गार्ड्स पूरी हवेली में घूमने लगते हैं, इसीलिए मालिनी को हवेली से चले जाना पड़ता है। ये वाला मौका भी हाथ से गया, लेकिन तू चिंता मत कर नैना की बच्ची, तेरा। थोड़े दिनों बाद ऋषि और विजेंद्र का बिजनेस बहुत बड़े लॉस में चला जाता है और तभी उनके पास के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। पता नहीं क्या होगा अब, हमारा पूरा कारोबार ठप पड़ गया है। जितने भी पैसे थे हमारे पास सब कुछ खत्म हो गए हैं। चिंता मत करो, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। हिम्मत और भरोसा रखो। हाँ ऋषि, बिजनेस खत्म हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि यही अंत है। ये तो नए चैलेंजेस का आरंभ है, इसीलिए इसे खुशी खुशी स्वीकारो और लाइफ में आगे बढ़ो। विजेंद्र और ऋषि कई सारी जगहों पर जाकर नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलती। उनकी आर्थिक समस्या इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें हवेली छोड़कर एक छोटे से मकान में रहना पड़ता है। तभी नैना एक फैसला लेती है। माँ जी, पापा जी, ऋषि, मैंने कुछ सोचा है। मैं एक ढाबा खोलूंगी जिसमें खाना बनाकर मैं बेचा करूंगी और पैसे कमाया करूंगी। एक ढाबा? लेकिन नैना, तुम्हें ये सारी दिक्कत लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और पापा है ना, हम इस मुसीबत भरे समय से बच निकलने का कोई ना कोई रास्ता जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। नहीं ऋषि, मैं ढाबा खोलकर किसी दिक्कत को बुलावा नहीं दे रही हूँ। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ और बस अपनी इसी कला को अपने प्रोफेशन में बदल रही हूँ। ढाबा चलाने से घर में 2 पैसे आएंगे और तब तक पापा जी और तुम्हारी भी कहीं किसी अच्छी जगह नौकरी लग जाएगी। बस। घर वाले नैना की इस बात पर सहमति जताते हैं और नैना अपना एक छोटा सा ढाबा खोलती है, जहां वो बढ़िया खाना बनाकर बेचने लगती है और सभी बड़े ही मजे से उसका खाना खाते हैं। ओहो, हाँ, अरे इतना लजीज और मजेदार खाना तो मैंने जीवन में पहली बार खा रहा हूँ। अरे शुक्रिया नैना जी, इस स्वादिष्ट खाने को हमें खिलाने के लिए और आपका ये सुंदर सा ढाबा खोलने के लिए। वाकई में आपका ढाबा नंबर 1 ढाबा है। जी, शुक्रिया। कुछ ही दिनों के अंतर्गत नैना का ढाबा पूरे गांव में मशहूर हो जाता है और मालिनी को इस बात से बहुत जलन महसूस होती है और वो मौके का फायदा उठाते हुए रात के समय नैना के ढाबे के बाहर तक पहुंच जाती है, हाथ में केरोसिन का डिब्बा और माचिस लिए। हाँ, आज मैं अपनी सौतन का ढाबा जलाकर राख कर दूंगी। हाँ, और इसी के साथ राख हो जाएगी उसकी और पूरे परिवार की खुशियां भी। मालिनी ढाबे को आग लगाने जाती है, लेकिन वो आग उसी को पकड़ लेती है और ढाबे को कुछ हुए बिना मालिनी के चारों तरफ से आग लग जाती है और वो आग में फंस जाती है। नहीं, बचाओ, बचाओ, कोई है। नैना फौरन मालिनी के चारों तरफ बाल्टियों से पानी फेंकती है और उसे बचा लेती है। ऋषि पुलिस को बुलाता है और मालिनी को गिरफ्तार किया जाता है। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो मन से मुझे माफ कर देना। शायद यही मेरे गुनाहों की सजा है। मालिनी जेल की सलाखों के पीछे कैद हो जाती है और नैना अपने ढाबे के जरिए ढेर सारी सफलता हासिल करती है। वेदनगर कह के एक गांव में ऋषि कहकर एक गरीब नौजवान रहा करता था। ऋषि की उम्र 27 साल होती है। वो अनाथ होता है, जिसके कारण वो बचपन से ही संघर्ष करते आया होता है और बहुत मेहनत से पैसे जुटाकर उसने अपना छोटा सा ढाबा खोला होता है, जिसका नाम पहाड़ी जायका होता है, क्योंकि वेदनगर हिमाचल की पहाड़ी पर स्थित एक छोटा सा गांव होता है। ओए होए होए, क्या लाजवाब खाना बना है, मजा ही आ गया।
तुम सच में कमाल का खाना बनाती हो। अरे ढाबे का नाम और स्वाद एकदम सही है, सारे पहाड़ी शुद्ध मसालों का जायका है इस खाने में। धन्यवाद जी, ये लीजिए आपकी रसमलाई और आपका गुलाब जामुन। कुलजीत भाई, आपकी लस्सी बन रही है, और रीना मौसी, आपकी और अम्मा की केसर चाय भी धीमी आंच पर बस उबल रही है। ऋषि एक बहुत ही ईमानदार और नेक किस्म का व्यक्ति था, इसीलिए गांव में सभी उसके खाने के साथ साथ उसके इस अच्छे व्यवहार की भी खूब तारीफ किया करते। वो हमेशा अपने ग्राहकों के साथ अच्छे से ही पेश आता। ठंड के मौसम में ग्राहकों को दिक्कत ना हो, इसीलिए वो अलाव जलाकर सबका बंदोबस्त भी करता। ऋषि बिटवा, तू सच में बहुत अच्छा है। भगवान तोहरा के खूब तरक्की दे और तोहार सारी इच्छाएं पूरी हो, यही आस्था करत है हम। शुक्रिया दादी माँ, आशीर्वाद बनाए रखिए। ऋषि दादी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। जीते रहो बिटुआ, जीते रहो। ऋषि के जीवन में सब कुछ खुशल मंगल ही चल रहा होता है कि तभी अचानक से एक दिन उसके ढाबे के बाहर एक गवर्नमेंट ऑफिसर वैन में आता है और कहता है, ऋषि जी, आपका ये जो ढाबा है वो गवर्नमेंट की जमीन पर बनाया हुआ है, और अब हमें न चाहते हुए भी आपके ढाबे को तोड़ना होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जमीन है। क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जहां तक मुझे खबर थी ये जमीन तो किसी की भी नहीं थी, फिर अचानक। देखिए देखिए ऑफिसर, मेरा यकीन कीजिए, मैं इस बात से अनजान था। अगर मुझे पता होता कि ये जमीन गवर्नमेंट की है तो मैं कभी यहां पर अपना ढाबा नहीं खोलता, सच में। तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी इमोशनल बातों में मैं नहीं फंसने वाला, समझे। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम जैसे गरीब लोगों को, तुम कैसे कानून के नियम कायदों को तोड़कर अपना काम करते हो। चलो अब ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, और अगर कुछ सामान ढाबे के बाहर निकालना हो तो उसे निकाल लो। 5 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, वरना अभी जेसीबी चढ़ा दूंगा तुम्हारे ढाबे पर। लेकिन सच कह रहा हूं ऑफिसर साहब, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भला? आप गांव में किसी से भी पूछ लीजिए मेरे बारे में, मैं उन फरेबी और धोखेबाज लोगों में से नहीं हूं। गवर्नमेंट ऑफिसर ऋषि की नहीं सुनता और वो ऋषि के ढाबों को तोड़ देते हैं और चले जाते हैं। ऋषि अब ढाबे के सामान को लेकर गांव में यहाँ से वहां भटकता है। वो अपने घर जाकर बहुत रोता है। इतनी मेहनत से मैंने अपना ढाबा बनाया था, पाई पाई करके पैसे जोड़े थे, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा? ऋषि अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे और क्या नहीं। वो कई जगहों पर जाकर नौकरी ढूंढता है, पर वो नौकरी पाने में असफल रह जाता है। उसे जब भी कोई गांववासी मिलता तो वो कहता, अरे ऋषि भाई, तुहार हाथ का लिट्टी चोखा खाई के बहुत मन करत है। जो कुछ भी तोहरे साथ हुआ ऊ का सुन के बहुत ही दुख हुआ, पर जल्द से जल्द कुछ ऐसा कर जिसमें हम सभी गांव वाले लोगन को तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट और मजेदार खाना खाने का एक ठो और मौका मिले। सच में ऋषि, तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत याद आवत है। ऋषि को गांववासियों की बात सुनकर एक सुझाव आता है। जो देखो वो मुझे मेरे हाथ के खाने के बारे में कह रहा है, उन्हें मेरे खाने की कितनी याद आ रही है, ये बता रहा है। इसका मतलब मुझसे मेरा ढाबा छिन चुका है, लेकिन मेरे ग्राहक, मेरे गांववासी अब तक मुझसे छूटे नहीं हैं। मैं अब भी खाना बनाकर बेच सकता हूं, लेकिन कैसे और कहां? ऋषि अब इस सोच में पड़ जाता है कि वो आखिर कहां और कैसे खाना बनाकर बेचेगा। उसी दिन वो अपने घर के आंगन को साफ कर रहा होता है, तभी उसे स्टोर रूम में एक साइकिल मिलती है जो एकदम अलग और हटके होती है। अरे वाह, क्या साइकिल है ये! ऐसी साइकिल तो मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। ये डिजाइन तो बहुत ही हटके और राजसी तरह का है। साइकिल का डिजाइन काफी राजसी और खूबसूरत होता है। ऋषि उस साइकिल पर चढ़ी धूल को साफ करता है और उस साइकिल के तीरे को गैरेज जाकर ठीक करवाता है और उस साइकिल को एकदम नई नवेली बनाता है। वाह, अब लग रही है ना ये साइकिल एकदम चकाचक। उस साइकिल को सजाता है और पेंट भी करता है
और उस पर सारा गर्मा गर्म खाना गर्म कंटेनर में रखता है और साइकिल पर सवार होकर गांव की हर एक गली में फेरी मार मार कर खाना बेचने लगता है। खाना ले लो, खाना, गर्मा गर्म खाना, दाल रोटी सब्जी पराठे पूरी हलवा और मिठाई। फेरी वाला आया, फेरी वाला। अरे यार ऋषि, तुम्हारे खाने को बहुत मिस किया यार हमने। चलो, अभी इतने दिनों बाद तुमने खाना बनाया है तो आज तो मैं दबा कर खाना खाऊंगा मजे से। अरे बढ़िया ऋषि भाई, तुम्हारा खाना एकदम बेस्ट है, मजा आ गया। साइकिल पर फेरी वाला और वो भी खाना बेचने, और वो भी इतना ताजा और फ्रेश। कमाल कर दिया तुमने तो ऋषि बबुआ, एकदम लल्लन टॉप हो तुम, एकदम लल्लन टॉप। धन्यवाद। ऋषि अब अपने साइकिल पर फेरी करके गांव में खाना बेचता और पैसे कमाता। ऋषि का जीवन अब धीरे धीरे फिर से अच्छा होने लगता है। हर कोई उसके साइकिल पर खाना बेचने का सुझाव की सराहना करता है और वो भी बहुत खुश होता है। वो मंदिर जाकर भगवान से धन्यवाद भी कहता है। धन्यवाद भगवान जी, मैं जानता हूं कि ये सब आपने ही किया है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं करोगे और ना ही उसे परेशानी में ज्यादा देर रहने दोगे। ऋषि के साइकिल खाने को खरीदने एक दिन एक आदमी आता है जो एक बड़ी बिजनेस विमेन का नौकर कनौज रहता है। सुनो ऋषि भाई, मेरी मैडम अवंतिका को तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए अब से तुम ही रोज उनके लिए खाना लाना। ठीक है, जैसा तुम कहो मेरे भाई। कनौज अपनी मैडम अवंतिका के पास जाकर उसे रोज टिफिन दिया करता और अवंतिका को ऋषि के हाथ का खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आने लगता। सच में एकदम माइंड ब्लोइंग खाना बनाता है ये। क्या कमाल का आदमी है। मैं तो दीवानी हो गई हूँ इसके खाने की। बचपन में ही मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया था। इस खाने को खाने के बाद मुझे मम्मा के हाथ के खाने की याद आ गई। वाओ, आई जस्ट लव इट। अरे वो फेरी वाला बहुत ही अच्छा आदमी है। पूरे गांव को उसने अपना खाने का दीवाना बनाकर रख दिया है। हर कोई बस उसी की प्रशंसा करता रहता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी उससे मिलना चाहूंगी। अवंतिका रोजाना लंच टाइम के दौरान ऋषि के साइकिल के पास ही खाना खाने आती। इसी बीच दोनों एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते और यूं ही इन मुलाकातों में दोनों के बीच प्यार, ये एहसास कब शुरू हो जाता है दोनों को इस बात की खबर ही नहीं रहती। ऋषि, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुमसे मिलकर मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पाई है। अवंतिका जी, मैं भी आपसे बेशुमार प्यार करता हूँ, लेकिन क्या ऋषि? अवंतिका जी, बात को समझिए। हम दोनों में वैसा कुछ भी नहीं हो सकता जैसा आप सोच रही हैं। आप कहाँ और मैं कहाँ। आप एक विशाल पेड़ हो और मैं उस पेड़ पर टंगा हुआ एक छोटा सा पत्ता, बस। ऋषि, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में ये ख्याल आना लाजमी है, लेकिन सच कहूँ तो प्यार किसी दायरे को, किसी भी फर्क को नहीं जानता। प्यार पैसों से नहीं, रूह से किया जाता है। और तुम इतने फेमस हो पूरे गांव में, तो मैं तो कितनी लकी हूँ कि मैं एक सेलिब्रिटी से शादी करूंगी। आप भी ना। आई लव यू अवंतिका जी। आई लव यू टू ऋषि। एंड यस, ये अवंतिका जी मत बोलो यार, अब मैं तुम्हारी बीवी बनूंगी। अरे वाह वाह वाह, तो फाइनली दो प्यार के पंछी एक हो ही गए। तालियां तालियां। और इस तरह ऋषि और अवंतिका दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और ऋषि अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते हुए गांव और शहरों में बड़े बड़े ढाबे खोलता है और जीवन में खूब सफलता प्राप्त करता है। विक्रांत को एक साउथ इंडियन लड़की से प्यार होता है जिसका नाम ईश्वरी होता है। विक्रांत जब ईश्वरी से शादी करके घर आता है तभी। वड़कम सासू माँ, वड़कम ससुर जी, मैं ईश्वरी, आपकी बहू। माँ पापा, ये ईश्वरी हैं। हम दोनों एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली और अब हम जीवन भर एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। ये साउथ इंडियन है, बहुत अच्छा इडली डोसा बनाती है। आइया विक्रम, तुम भी ना, कितना तारीफ करता है जी तुम मेरा।
लेकिन ईश्वरी को देखकर विक्रांत के माता पिता सुनंदा और बृजमोहन एकदम से चौंक जाते हैं। हे भगवान, अरे तू ये कहां से उठा लाया मद्रासन? ये सब का है विक्रांत बेटवा, हमका कुछ बताओगे या यूं ही चुप रहने का इरादा है? क्या बताएगा ये विक्रम आपको? मैं बताता जी। एक्चुअली मैं और विक्रम एक दूसरे को बहुत लंबे समय से जानता जी, और हम दोनों एक दूसरे को बहुत सारा लव भी करता जी। तो इसलिए हमने सोचा शादी कर लेता है, क्योंकि पंडित जी ने बोला कि अब शुभ मुहूर्त सीधा 1 साल बाद है जी। अयो, इतना टाइम तक हम दोनों एक दूसरे के बिना जी भी नहीं पाएगा जी। और इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। सुनंदा अपना सर पकड़ लेती है। बृजमोहन और सुनंदा को तो अब ना चाहते हुए भी ईश्वरी को बहू के रूप में स्वीकार करना ही पड़ता है। अगली सुबह अपनी पहली रसोई में ईश्वरी ढेर सारा इडली, डोसा, मेदू वड़ा और सांबर बनाती है, जो कि पहली बार तो सुनंदा और बृजमोहन खा लेते हैं। लेकिन जब ईश्वरी रोजाना ही नाश्ते में इडली डोसा बनाने लगती है, तभी सुनंदा को गुस्सा आ जाता है। अरे ओ कलमोही, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है? हाँ, अरे रोज सुबह ये इडली डोसा और वड़ा खा खा कर तो मैं पागल ही हो गई हूँ। कुछ अलग नहीं बनाना आता क्या तुझे? आलू के पराठे, भोपाली पोहे, कचौड़ियाँ, समोसे, जलेबी, अरे न जाने कितने सारे व्यंजन हैं जो सुबह नाश्ते में खाए जा सकते हैं। लेकिन नहीं, तुझे तो वही हमारे मुंह में इडली डोसा ही ठूसना है। हाँ, आइए सासू माँ, मुझको माफ कर दो जी। मैं अभी आइंदा से ध्यान रखूंगी जी, ठीक है? कौनो बात नहीं ईश्वरी बहुरिया, ठीक बा ठीक बा। और सुनंदा जी, ई इडली डोसा माँ भी कौनो बुराई नहीं, हमका तो ई भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ, आपको तो बस चस्का लग जाता है किसी भी चीज का। बेशर्म तो है ही आप। ईश्वरी अब अपने ससुराल में साउथ इंडियन खाना छोड़कर देसी खाना बनाने लगती हैं। वो फोन में देख देख कर पनीर की सब्जी बनाने की कोशिश करती है। ए वेंकटेश्वरा, मुझे बचा लो, मेरा मदद करो, वरना मेरा सासू माँ मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। बचा लो जी, अरे बचा लो। ईश्वरी जैसे तैसे खाना बनाती है, लेकिन जली हुई रोटियां और काले रंग की दाल देखकर बृजमोहन, सुनंदा और विक्रांत हैरान रह जाते हैं। ये लो जी, मेरा स्पेशल देसी फूड। अरे दादा, ई सब का है? जली हुई रोटियां, काले रंग की दाल, ई का खाई के बाद तो हमका एम्बुलेंस बुलाई के पड़ी। अरे बेवकूफ अकल की अंधी, ये ऐसा खाना तेरी अम्मा ने बनाया था या तेरे अप्पा ने बनाया था? सासू माँ, मेरा अम्मा अप्पा के बारे में कुछ भी मत बोलो, वो दोनों मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है जी। तो फिर तू हमें कुछ भी दे देगी क्या? निगौड़ी कहीं की, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल निकल जा इस घर से, पता नहीं कहां से उठाकर लाया है ये कमीना तुझे। हाँ। माँ प्लीज ऐसे मत बोलो। मैं मानता हूँ कि ईश्वरी ने गलती की खाना बनाने में, लेकिन ये उसका फर्स्ट टाइम था ना। इससे पहले उसने कभी भी देसी खाना नहीं बनाया था, सिर्फ साउथ इंडियन खाना ही बनाया था। ईश्वरी रोते हुए कमरे में चली जाती है। तभी विक्रांत उसे मनाने के लिए कमरे में आ जाता है। ईश्वरी, ईश्वरी मेरी जान, माय स्वीट हार्ट, तुम रो क्यों रही हो? ये माँ और पापा ऐसे ही हैं, इन्हें तुम्हें अपनाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तुम प्लीज मन उदास मत करो। हाँ विक्रांत। फिर एक रोज सुनंदा देखती है कि विक्रांत और ईश्वरी दोनों ही साउथ इंडियन कपड़े पहनकर कहीं जा रहे हैं। ईश्वरी ने साउथ इंडियन साड़ी पहनी होती है और विक्रांत ने लुंगी पहनी होती है। हाय, ये सब क्या नौटंकी है विक्रांत? ये तो बिहारी से मद्रासी का बन गया। और तूने आखिरकार मेरे बेटे को भी अपने जैसा बना ही लिया ना। अय्या सासू माँ, आपको क्या बात बात पर हाइपर होने की बीमारी है क्या जी? हैं? मेरा कजन वैजंती का शादी है, इसीलिए मैं और विक्रांत दोनों ही जा रहे हैं शादी में। हाँ माँ, ईश्वरी ने ही मुझे साउथ इंडियन की तरह से तैयार होने को कहा, एंड इट्स ओके, उसमें क्या इतना। अब वो अगर मेरे लिए साउथ इंडियन से बनारसी कपड़े पहन सकती है, तो मैं उसके लिए इतना भी नहीं कर सकता हूँ क्या? हाँ हाँ बिटवा, जा जौन मर्जी हूँ कर, हमरा तो तोरे ऊपर कौनो हक बचा ही नहीं है। अपन माई बापू को तो तू शादी के बाद बिल्कुल पराया कर दिया है।
विक्रांत और ईश्वरी साथ में घर से बाहर निकल ही रहे होते हैं कि तभी विक्रांत लुंगी में चल नहीं पाता, इसीलिए वो गिर जाता है। अय्या विक्रांत, तुम ठीक कहो ना जी। और पहनो ना लुंगी और करो अपनी लुगाई को सपोर्ट और प्यार। गधा है तू, गधा विक्रांत बेटा। कहते हैं दोस्त दोस्त ना रहे, लेकिन यहाँ पर तो हमारा बेटा बेटा ना रहा। इस चुड़ैल ने हमारे बेटे को अपने वश में कर लिया है। हाँ। सुनंदा हर रोज बेचारी ईश्वरी को खूब ताने कसती रहती है और उसे बहुत नफरत करती है। एक दिन बृजमोहन और विक्रांत दोनों की बहुत अच्छी नौकरी छूट जाती है और वो दोनों निराश होकर घर लौट आते हैं। क्या हुआ बेटा? बृजमोहन जी, क्या हुआ? आप दोनों के चेहरे पर शाम के 6 बजे ही 12 बज गए हैं। कोई चिंता वाली बात है क्या? अय्यो विक्रांत, ससुर जी कुछ तो बोलो। टीवी सीरियल की तरह म्यूट मत रहो जी, सस्पेंस खोल दो जी। दरअसल हमारी नौकरी छूट गई है। क्या? हाँ माँ, हमारी कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसके चलते वो अब बंद होने का फैसला ले चुकी हैं। पता नहीं क्या होगा अब, लेकिन हमका तो बहुत ही दुख हो रहा है। इतने सारे खर्चे हैं, सब कैसे पूरे होंगे कौनो अता पता नहीं। अब तो ऊपर वाला ही हमका ई मुसीबत से भरी गाड़ी में बचाए सकत है। आप दोनों चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, वेंकटेश्वर सब ठीक कर देंगे, भरोसा रखो विक्रांत, हिम्मत रखो। दिन ब दिन हालात और भी बिगड़ जाते हैं। विक्रांत और बृजमोहन दोनों ही कई जगहों पर जाकर नौकरी की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। इन सब की टेंशन से सुनंदा की तबीयत पर असर पड़ता है और उसे सांस लेने में तकलीफ होने पर तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ डॉक्टर बाबू, हमार बीबी उका कुछ नहीं होगा बा। बताओ ना डॉक्टर बाबू। सुनंदा जी को दिल की बीमारी हुई है। ये ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से हुई है। आप लोग प्लीज जल्द से जल्द पैसों का इंतजाम कीजिए। हमें उन्हें ओटी यानी ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करना होगा। क्या ऑपरेशन? लेकिन डॉक्टर, ऑपरेशन में कितना खर्चा आएगा? एनी आइडिया? करीब 50 से 60 हजार रुपए। मेजर ऑपरेशन नहीं होगा, अगर वो होता तो लाखों लग जाते। जल्दी बताइएगा, क्या है आपका डिसीजन? विक्रांत और बृजमोहन दोनों ही सोच में पड़ जाते हैं। तभी ईश्वरी बोलती है, ठीक है डॉक्टर, आप मेरा सासू माँ का ऑपरेशन शुरू कर दो। मैं आपको 3 से 4 दिन में पैसा लाकर दे देगी जी। ईश्वरी नुक्कड़ पर जाकर छोटा सा ढाबा खड़ा करती है और वहां पर साउथ इंडियन डिशेस बेचना शुरू करती है, जैसे इडली, डोसा, सांबर, मेदू वड़ा, चटनी। और थोड़ी ही देर में उसके ढाबे पर कई सारे लोग आने लगते हैं। हाँ जी बोलो, इडली, डोसा, वड़ा, ऐसा साउथ इंडियन खाना कहीं भी नहीं खाया होगा। वेरी टेस्टी, वेरी डिलीशियस। आइए जी आइए, इडली, डोसा, वड़ा, उत्तपम खाइए। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट इडली है। और ये मसाला डोसा तो इतना अमेजिंग है कि मैं तो इसका दीवाना बन गया हूँ। ईश्वरी अच्छे पैसे कमाने लगती है। उसे दूसरे ही दिन एक बहुत बड़ा 25,000 का ऑर्डर भी मिल जाता है और इस तरह 4 से 5 दिन में ईश्वरी करीबन 55,000 रुपए कमा लेती है और अपनी सास सुनंदा के इलाज के लिए पैसे देती है। और ठीक होने के बाद सुनंदा ईश्वरी से माफी मांगते हुए कहती है, ईश्वरी बहू, मुझे माफ कर दे बहू। मैं तो ये समझ ही नहीं पाई कि मेरी साउथ इंडियन बहू कितनी कमाल की है और तूने मेरी जान बचाई 5 दिन में अपने साउथ इंडियन ढाबे से। मैं सच में तेरी एहसानमंद हूँ। आइए सासू माँ, रोना मत सासू माँ, आई हेट टीयर्स। इस तरह ईश्वरी की सास सुनंदा को ईश्वरी की कीमत समझ आती है। कुछ दिनों बाद बृजमोहन और विक्रांत को भी नौकरी लग जाती है और ईश्वरी भी अपने साउथ इंडियन ढाबे से ढेर सारे पैसे कमाती है, जिससे उसकी खूब तरक्की भी होती है। आस्था एक गरीब घराने की लड़की होती है जिसकी शादी अभिनव से होती है। अभिनव मिल में नौकरी किया करता और आस्था घर पर बैठकर मिठाइयाँ बनाती और उन्हें बेचा करती। उसे लोग ऑर्डर्स देते और वो उन मिठाइयों को बनाती। चलो, अभी बस 4 किलो खोए की बर्फी बनानी है। आलू जलेबी 1 डिब्बा।
रसमलाई मैं कल सुबह बना दूंगी। हाँ। हलवाई बहू आस्था बहुत ही मेहनती होती है। उसके सास ससुर इंदु और ब्रिज को उस पर बहुत गर्व होता। ब्रिज आंखों से अंधा होता है। अरे आस्था बहुरिया, तुहार मिठाई की खुशबू इतनी लाजवाब है कि हमार मुंह से पानी आई रही। सच मां, 1 नंबर का अवार्ड तो तुम ही को मिलता रही है। हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें तुम जैसी बहू मिली जो अपन काम और गृहस्थी दोनों को बहुत अच्छे से संभालती है। शुक्रिया अम्मा जी। बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। अभिनव जी और मैं, हम दोनों बहुत जल्द ही सारे पैसे इकट्ठा करके आपकी आंखों का ऑपरेशन करवा देंगे, जिसके बाद आप भी इस दुनिया को देख पाओगे। गणेश जी का हम पर आशीर्वाद तो सदैव है ही। गणपति बप्पा मोरया। आस्था गणेश जी की बहुत बड़ी भक्त होती है। वो दिन रात उनकी पूजा और आराधना करती रहती। मंदिर में दीप जलाकर शंख फूंकती और आरती गाती और गणेश जी के पसंदीदा मोदक भी भोग प्रसाद के तौर पर चढ़ाती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ये लीजिए आपके मनपसंद मोदक, आज थाली भर कर दिए हैं। अब आप मजे से खाइए। जय श्री गणेश। आस्था के हाथ की मिठाइयाँ सभी को बहुत पसंद आती। हर एक ग्राहक जब दरवाजे पर अपना ऑर्डर देने आता तभी वो खुशबू सूंघ कर कहता, अरे वाह 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 आस्था जी, जिन मिठाइयों की खुशबू ही इतनी मंत्रमुग्ध और सुहानी हो, उनका स्वाद तो बढ़िया होगा ही। अरे पिछली बार मेवे की मिठाई और बेसन की बर्फी जो मैं ले गया था आपके यहाँ से, वो तो इतनी टेस्टी थी कि मैं क्या ही बताऊं। आपने तो गांव के सारे हलवाइयों के दांत खट्टे कर दिए हैं। मैं तो कहता हूँ कि आपको अपना मिठाई शॉप खोल लेना चाहिए। शुक्रिया, लेकिन एक हलवाई के साथ साथ मैं एक बहू भी हूँ और मुझे अपने सास और ससुर की देखभाल भी करनी है। वो मेरी जिम्मेदारी है। तभी इंदु और ब्रिज कहते हैं, नहीं आस्था बहू, तुम ऐसा सोचना भी मत। हम दोनों अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। तुम इतनी होनहार हो, इतनी अच्छी हलवाई हो। तुम अपने सपनों को साकार करो बहू। हाँ आस्था बहुरिया, हम ऊ सास ससुर नहीं जो आपन बहू को घर में कैद करके रखत हैं। तो हार को जितना मर्जी उड़ाई के चाही उतना मर्जी उड़ो। धन्यवाद भाऊजी, लेकिन मेरे लिए इस समय आपकी सेहत और मेरी गृहस्थी को संभालना बहुत जरूरी है। आस्था रोज गणेश जी को मोदक चढ़ाती और उनकी पूजा पाठ करती। ओम गणपताय नमो नमः, ओम गणपताय नमो नमः, ओम गणपताय नमो नमः, नमो नमः। आस्था घर बैठे ही बहुत सारे पैसे कमाती और पूरे गांव में उसका नाम हलवाई आस्था के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। आस्था की बढ़ती तरक्की से उसकी पड़ोसन निर्मला को बहुत जलन महसूस होती है, क्योंकि उसका पति मनोहर भी एक हलवाई होता है और उनका मिष्ठान भंडार चल नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से वो दोनों बहुत परेशान से रहते। ये सब उस आस्था की वजह से हो रहा है। हाँ, पूरे गांव को अपनी मिठाइयों का दीवाना बनाकर रख दिया है। नहीं तो हाँ, वो देखिए, अभी भी उसके घर के बाहर ग्राहकों की इतनी लंबी कतार लगी हुई है। हाँ, घर बैठे बैठे ही मैडम अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। हाँ, नहीं तो। निर्मला, उस आस्था की वजह से हमारे मिष्ठान भंडार को ताला लगाने की नौबत आ गई है। अब तुम ही कुछ कर सकती हो। अपने खुराफाती दिमाग को तेज चलाओ और कुछ तो ऐसा करो जिससे ये आस्था नाम का कंकड़ हमारे रास्ते से हट जाए। हाँ मनोहर जी, अब तो मैं भी इस आस्था को बर्बाद करके ही दम लूंगी। मेरे पास एक प्लान है। हम आस्था को किडनैप करवाएंगे और उसे किसी और देश भेज देंगे और बेच देंगे उसे। और यहाँ उसके बेवकूफ घरवालों को लगेगा कि वो मर गई है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। है ना एकदम लल्लन टैप प्लान। अरे वाह निर्मला, क्या गजब का प्लान बनाया है। आशा करता हूँ कि तुम इस प्लान को अंजाम देने में सफल रहोगी। उस सब की चिंता मत कीजिए आप मनोहर जी। हाँ, नहीं तो
आस्था गणेश जी के दीप में घी डालती है और उन्हें नया हार चढ़ाकर पूजा करती है। गणपति बप्पा मोरया। तभी अचानक से उसे फोन कॉल आता है और उसे पूरे 50,000 का ऑर्डर मिलता है। ये सुनकर आस्था की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अम्मा जी, बाबूजी, आपको पता है अभी अभी क्या हुआ? अरे बोल बहू, हमार कान तरसत रही, इतनी खुश हो तुम। पक्का कौनो खुशखबरी लाई हुई हो। मुझे पूरे 50,000 का ऑर्डर मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है बेटा। आस्था फौरन गणेश जी के चरणों में उनका पसंदीदा गुड़हल का लाल फूल चढ़ाती है और हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद कहती है। आपका लाख लाख धन्यवाद गणेश जी। अब मैं अपने बाबूजी की आंखों का इलाज कर पाऊंगी। अभिनव जी भी ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। अम्मा जी, बाबूजी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ। मिठाई बनाने का थोड़ा सामान खत्म हो गया है और अभी 50,000 के ऑर्डर के लिए तो ढेर सारा सामान लाना होगा। बस आप मेरा एक छोटा सा काम कर देना। ये 4 डिब्बे भरकर मोतीचूर के लड्डू हैं। वो कमला काकी आएंगी ना, तो उन्हें ये दे दीजिएगा बस। ठीक है? 50,000 का ऑर्डर आज रात तक देना है मुझे। जल्दी आती हूँ। ठीक है बहू, तुम चिंता मत करो, निश्चिंत होकर जाओ। आस्था घर से बाहर कदम रखती है। वहीं क्रूर पड़ोसन निर्मला ये सब दूरबीन से देख रही होती है और वो कहती है, तेरी खुशी को मैं अब कैसे गम में बदलती हूँ, तू बस देखती रहे आस्था। हाँ। निर्मला आस्था का पीछा करती है और वो 2 गुंडों को पैसे देकर आस्था को अगवा कराती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ, कोई है? ए चुप हो जा, एक घोंचू आदमी, इसके मुंह पर पट्टी बांध। क्यों रे हीरोइन, बहुत महान बनती है ना? गांव की हलवाइन बनने का बड़ा शौक चढ़ा है ना तुझ पर। लेकिन अब तेरा खेल खत्म। अब तू अपने ससुराल वालों को भूल जा, है नहीं तो, क्योंकि तू अब उनसे कभी नहीं मिल पाएगी। आस्था को अगवा करके जंगल में रखा जाता है और दोनों गुंडे वहीं पर उसकी रखवाली करते हैं। आस्था रोती है और अपने मन में कहती है, गणेश जी, ये क्या हो गया? इतना बड़ा ऑर्डर मिला था, अब वो भी नहीं पूरा हो पाएगा। अब मैं अभिनव जी, अम्मा जी और बाबूजी से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगी। मुझे इस मुश्किल से बचाइए गणेश जी। ओम गणपताय नमो नमः। आस्था मन ही मन आंखें बंद करके गणेश जी को याद करती है और प्रार्थना करती है। वहीं जब निर्मला और मनोहर रात में अपने घर की ओर लौट रहे होते हैं, तभी वो आस्था को अपने घर के बाहर 50,000 की मिठाइयां बनाते देखती है। इंदु और अभिनव भी उसकी इसमें मदद कर रहे होते हैं। ये लो आस्था, देसी घी का डब्बा। बहू, तू चाशनी तैयार कर, तब तक मैं काजू किशमिश और ये बादाम पीस लेती हूँ। ठीक है अम्मा जी, धन्यवाद। आप दोनों मेरी इतनी मदद कर रहे हो। ओफो, तुम भी ना। चलो, बातें कम और काम ज्यादा। जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाओ, हमारे पास अब सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। निर्मला और मनोहर दोनों के होश उड़ जाते हैं। अरे ये क्या निर्मला, हमने तो आस्था को अगवा किया था, फिर ये यहाँ पर कैसे? वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ये आस्था नाम की आफत वापस कैसे आ गई यहाँ पर? हाँ नहीं तो। निर्मला और मनोहर जब फिर से जंगल में जाते हैं, तभी वहां पर दोनों गुंडे मौजूद होते हैं और आस्था भी। निर्मला आस्था के मुंह पर चढ़ी पट्टी को हटाती है और हैरानी से कहती है, अरे अगर ये यहाँ पर है तो वहाँ पर इसके घर के आंगन में कौन मिठाइयाँ बना रहा है? एक ही वक्त में 2-2 आस्था। अरे क्या चक्कर है भाई? क्या इसका मतलब इस आस्था की आस्था जीत गई? मेरे गणेश जी हैं वो, जो मेरा रूप लेकर वहां पर मिठाइयां बना रहे हैं। और मैं ये पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, गणपति बप्पा मोरया। तभी वहां पर साक्षात गणेश जी प्रकट होते हैं और उन्हें देखकर सभी दंग रह जाते हैं। गणपति बप्पा मोरया! मेरे गणेश जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम गणेश जी। जीती रहो आस्था बिटिया। क्यों निर्मला और मनोहर रह गए ना चकित और हैरान?
तुम दोनों ने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया। मेरी परम भक्त को परेशान करने का अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। गणेश जी निर्मला और मनोहर को अंधा बना देते हैं नहीं। और इस तरह आस्था की श्रद्धा और भक्ति की जीत होती है। वहां पर जो आस्था मिठाइयां बना रही थी वो वाकई में गणेश जी ही थे। आस्था 50,000 के ऑर्डर के बाद उन पैसों से ब्रिज की आंखों का ऑपरेशन कराती है और तो और कुछ दिनों के बाद वो आखिरकार गांव में अपना मिष्ठान भंडार भी खोलती है और जीवन में खूब तरक्की करती है। 25 साल की प्रीति अपनी सौतेली माँ कमौलिका और सौतेली बहन उर्वशी के साथ रहा करती थी। कमौलिका और उर्वशी दोनों ही प्रीति पर बहुत अत्याचार करते रहते। अरे कुलक्षणी, तनिक चाय मिलेगी कि नहीं आज की तारीख में, या तेरी चाय मुझे सीधा अगले जन्म में मिलेगी? हाँ आई बड़ी मालकिन, ये लो आपकी और छोटी मालकिन की चाय और ये डाइट कुकीज। अच्छा प्रीति, जरा मेरे पैरों में मालिश भी कर दो ना, बहुत दर्द कर रहे हैं ना, इसीलिए। और लेकिन उर्वशी, तुझे कितनी बार कहा है इसे छोटी मालकिन और मुझे बड़ी मालकिन कहा कर। ये बात तेरे भेजे में फिट नहीं होती क्या? जी 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 माफ कीजिए मुझे। प्रीति उर्वशी के पैरों की मालिश करने लगती है। दरअसल बचपन में ही प्रीति की सगी माँ राजेश्वरी इस दुनिया से चली गई थी, जिसके बाद प्रीति के पिता धनराज ने कमौलिका से शादी कर ली। लेकिन दूसरी शादी के बाद भी उसने अपनी बड़ी बेटी कमौलिका की बेटी उर्वशी और अपनी प्रीति बेटी के बीच में कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। फिर कुछ समय बाद धनराज को विदेश से नौकरी का बुलावा आया और 20 सालों तक वो वहीं पर नौकरी कर रहा है और यहाँ कमौलिका बेचारी प्रीति पर अत्याचार करती है। ओए नौकरानी, ये ले तेरे बाप का फोन आया है। हर बार की तरह इस बार भी मेरी और उर्वशी की तारीफ ही करना और हम दोनों के बारे में अच्छी अच्छी बातें ही बोलना। अगर धनराज को जरा भी भनक पड़ी ना कि मैं और उर्वशी तेरे साथ नौकरानी की तरह पेश आते हैं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी से ले। ठीक है बड़ी मालकिन। प्रीति कांपते हुए हाथों से फोन हाथ में पकड़ती है। उसके बाद अपने पिता से बात करती है। हेलो प्रीति बेटा, कैसी हो तुम? कॉलेज कैसा चल रहा है तुम्हारा? अच्छी हूँ पापा, सब ठीक चल रहा है यहाँ पर। आप बताइए ना, आप कैसे हैं? सब कुछ कैसा है वहाँ पर? अब तो लंदन में काफी ठंड पड़ गई होगी ना? आप गर्म कपड़े तो पहनते हो ना दिन के 8 पहर? हाँ मेरी माँ, पहनता हूँ। बिल्कुल राजेश्वरी पे गई हो तुम। अच्छा ठीक है, अपनी तबीयत का ख्याल रखना। और तुम्हारा 25th बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम पर प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा करने का फैसला लिया है। इट्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर यू। थैंक यू पापा। प्रीति धनराज से बात करती है और फोन कॉल कट होने के बाद वो फिर से काम पे लग जाती है। प्रीति को मॉडर्न फूड आइटम्स जैसे पिज्जा, बर्गर, सैंडविच, नूडल्स ये सब बहुत ही अच्छे से बनाने आते थे। वाओ, अमेजिंग यार प्रीति, तुम भले ही कितना भी खराब काम कर लो लेकिन ये मॉडर्न डिशेस तो बहुत ही कमाल की बनाती हो तुम। एब्सोल्युटली राइट ममा। प्रीति, मुझे एक और पनीर पिज्जा और एक चीज पिज्जा भी, और हाँ हॉट चॉकलेट भी बना दो। ओके ठीक है। प्रीति तो कमौलिका और उर्वशी के लिए सिर्फ एक नौकरानी के समान ही थी। प्रीति दिन भर कॉलेज जाती लेकिन वहां पर भी वो कुछ कर नहीं पाती। वो चाहकर भी अपने पिता धनराज को अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बता नहीं पाती, क्योंकि कॉलेज में दिन भर उर्वशी प्रीति के साथ ही रहती। प्रीति मानो उर्वशी और कमौलिका के बनाए पिंजरे में कैद हो चुकी थी। जब प्रीति का जन्मदिन आता है तभी धनराज उसके नाम पर आधी प्रॉपर्टी करता है। अगले दिन कमौलिका लॉयर से पेपर बनवाती है और प्रीति के सामने आकर कहती है, ओए चुड़ैल, चल चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर, जिसके बाद तेरे नाम की हुई सारी प्रॉपर्टी मेरी और उर्वशी की हो जाएगी। ओके?
लेकिन बड़ी मालकिन, आप ऐसा क्यों कर रही हो? वो पैसे मुझे पापा ने मेरे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए भेजे हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। साइन करती है या नहीं, या तुझे अभी की अभी खत्म कर दो हम दोनों। ज्यादा नखरे मत कर और चुपचाप जल्दी से साइन कर दे। उर्वशी और कमलिका दोनों जबरदस्ती उससे पेपर पर साइन करवा लेते हैं। उनके डर के कारण प्रीति उन पेपर्स पर साइन करती है और उसके बाद वो दोनों क्रूर माँ बेटी प्रीति को बहुत मारती हैं और उसे लात मारकर घर से बाहर निकाल देती हैं और धनराज को फोन पर बताती हैं कि प्रीति पैसे हड़प कर भाग गई। वहीं बेचारी प्रीति कड़ाके की ठंड में कांपते हुए गली में दर दर भटकने लगती है। उसे किसी का भी सहारा नहीं होता। अब मैं क्या करूंगी? मुझे तो पापा का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं पता जिससे कि मैं उनसे बात कर सकती। हे भगवान जी, कोई तो रास्ता दिखाइए। मैं अब बिल्कुल अकेली और बेसहारा हो चुकी हूँ। प्रीति अब अपना जीवन यापन करने की खातिर कई जगह जाकर नौकरी की तलाश करती है, लेकिन बेचारी को कोई भी नौकरी पर नहीं रखता। अब वो दूसरे गांव जाकर कचरा बीन कर कबाड़ी वाले को बेचने लगती है। नदी के पास की झुग्गी में रहकर वो दिन भर पूरे गांव में कचरा बीनती और उसे गोनी में इकट्ठा करती और उसके बाद वो कबाड़ी वाले के पास जाती और सारे कचरे को बेचकर उसके बदले पैसे लेती और अपना गुजारा करती। ये लो काका, आज मैंने पूरे 6 गोनी भरकर कचरा इकट्ठा किए हैं। ठीक बा प्रीति बिटिया, रुक जाओ, अभी तराजू पर वजन कराई के हम तोहार के पैसे दे रही। कबाड़ी वाला कचरे का वजन करता है और प्रीति को पैसे देता है। थैंक यू काका। बेटिया, तुम इतनी होनहार हो, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलत हो, तो फिर ई कचरा काहे को बेचत रही? एक कचरे वाली काहे बन गई? ये सुनकर प्रीति की आंखें नम हो जाती हैं। वो क्या है ना काका, हर किसी की झोली में सब कुछ नहीं आता। कुछ लोगों की किस्मत में सिर्फ दुख ही लिखा होता है। पता नहीं कब, कैसे और कहाँ जाकर खत्म होगा ये दर्द का सिलसिला। लेकिन मैं भी अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ। इतनी आसानी से मुश्किलों को देखकर हार नहीं मानूंगी। प्रीति अब कचरा बीन बीन कर अपना गुजारा कर लेती थी। वो झुग्गी में अकेली ही रहती थी। एक रात जब वो गांव की सड़क से अकेली जा रही होती है, तभी 2 गुंडे बाइक पर सवार होकर उसके पास आते हैं और उसका रास्ता रोक देते हैं। अरे क्या मैडम, कहाँ निकली? कचरा बेचने से फुर्सत मिल गई हो तो जरा हमारे लिए भी टाइम निकाल लो। अरे चलो चलो, तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले चलते हैं, बहुत मजा करेंगे। देखो, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज मुझे जाने दो। अरे ऐसा कैसे जाने दे तुझे जाने मन, तुझे तो आज अपना बनाकर ही रहेंगे। दोनों गुंडे प्रीति के इर्द गिर्द गाड़ी को गोल गोल घुमाने लगते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। वो उसके दुपट्टे को खींचने ही वाले होते हैं कि तभी वहां पर एक लड़का आ जाता है और वो उन दोनों गुंडों को हाथ पर जोर से मुक्का देते हुए उन्हें उड़ा देता है। दोनों गुंडे बाइक से उड़कर जमीन पर जा गिरते हैं। क्यों रे कमीनो, छेड़ोगे किसी लड़की को? हाँ, ये ले, ये ले। वो लड़का उन गुंडों की खूब पिटाई करता है, जिससे डरकर वो दुम दबाकर भाग जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप आज नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। आपका नाम? नमन, नमन राजवंश। थैंक यू मत कहो, ये तो मेरा फर्ज था। मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेती हो, अच्छे घराने से आई हुई लगती हो, फिर तुम कचरा क्यों बीनती हो? नमन के पूछने पर प्रीति भावुक हो जाती है और रोते हुए वो नमन को अपनी पूरी कहानी बताती है, जिसे सुनने के बाद नमन की आंखें भी भर आती हैं और वो प्रीति को अपने सीने से लगाता है। घबराओ मत प्रीति, मैं हूं ना, आज से हम दोनों दोस्त। चलो, अब तुम उस झुग्गी में नहीं रहोगी, तुम अब से मेरे साथ मेरे घर पर रहोगी। लेकिन नमन। लेकिन कुछ नहीं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। नमन प्रीति को अपने घर ले जाता है, जहां वो उसे अपनी माँ सरस्वती से मिलाता है। सरस्वती भी प्रीति को बहुत प्यार देती है। प्रीति अब उन लोगों के साथ घुल मिल जाती है और वो उनके लिए भी मॉडर्न डिशेस बनाकर देती।
वाह प्रीति, बहुत ही बढ़िया पिज्जा बनाया तुमने तो। प्रीति, मैं तो कहता हूं कि तुम ना अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लो, जिससे तुम्हें अच्छी इनकम भी आएगी। गांव का देसी ढाबा तो हर कोई रखता है, लेकिन तुम्हारे ढाबा का नाम होगा गांव का मॉडर्न ढाबा। लेकिन नमन, एक ढाबे के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, यू नो ना। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना। नमन और प्रीति मिलकर ढाबा बनाते हैं और इस तरह एक गरीब कचरे वाली अपना मॉडर्न ढाबा खोलती है और वो वहाँ पर मॉडर्न डिशेस ही बनाकर बेचती है, जो पल भर में ही सभी गांव वालों को आकर्षित कर देता है। और प्रीति अपने ढाबे से बहुत सारे पैसे भी कमाने लगती है और आगे जाकर नमन और प्रीति को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। सुल्तानपुर गांव के सरपंच राजनाथ का बेटा ओमकार गांव की एक गरीब लड़की रुचिता से प्यार करता था। रुचिता का इस दुनिया में कोई नहीं होता, वो अकेली ही रहा करती और वो स्टेशन पर समोसे बेचकर अपना गुजारा किया करती और किसी तरह अपना जीवन यापन करती। एक दिन जब रुचिता और ओमकार दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तभी। रुचिता, मैंने तुम्हें कहा ना, छोड़ दो ये सब। मैं तुम्हें पैसा देता हूं ना, क्यों इतनी मेहनत और मशक्कत कर रही हो? क्यों इतना तिल तिल करके जी रही हो? देखो, तुम भी ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं और मैं भी ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। फिर ये सब क्यों? कर लो ना मुझसे शादी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता है ओमकार जी। आपके पिताजी इस गांव के सरपंच हैं। सरपंच के बेटे एक गरीब समोसे वाली से ब्याह करेंगे। हम दोनों के रिश्ते की बात सुनकर ही वो मना कर देंगे। शादी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हें मुझ पर भरोसा है कि नहीं रुचिता? मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता रुचिता। तुम नहीं तो कोई नहीं, यकीन करो मेरा। ओंकार और रुचिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन गरीबी और अमीरी का ये दायरा उन दोनों के रिश्ते की मुसीबत बन चुका था। ओमकार रोजाना रुचिता के समोसे ठेले पर जाकर उससे बात किया करता। एक दिन सरपंच का आदमी सरपंच राजनाथ को जाकर बताता है कि अरे सरपंच साहब, आपको पता नहीं, छोटे सरकार ओमकार गांव की एक गरीब समोसे वाली के प्यार में मजनू बने बैठे हैं। लोग कहते हैं कि वो रोज उस लड़की के समोसा ठेला पर जाते हैं और तो और वो दोनों अकेले में भी मिलते हैं, नदी, झील और झरनों के पास। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं हो सकता। हमारा ओमकार एक दो कौड़ी के समोसे वाली के प्यार में दीवाना मस्ताना हुए जा रहा है। राजनाथ अपने आदमियों के साथ ओमकार का पीछा करता है और वो रुचिता के समोसे ठेले पर ओमकार और रुचिता को पकड़ लेता है। क्यों रे घनचक्कर लड़के, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? ये तो क्या कर रहा है? तुझे इस गरीब भिखारन से प्यार है? अरे तुझे शर्म नहीं आती ये बोलने में? भूल तो नहीं गया ना तू? तो इस गांव के सरपंच राजनाथ चौबे का इकलौता बेटा है। नहीं पापा, मैं नहीं भूला कि मैं आपका बेटा हूं, लेकिन प्लीज आप रुचिता के बारे में ऐसी घिनौनी बातें मत कीजिए। मैं रुचिता से बहुत प्यार करता हूं। हमारा प्यार पवित्र है और इसमें जाति, धर्म और अमीरी गरीबी का कोई तराजू या दायरा नहीं है। अरे चुप हो जा बेवकूफ गधे, बड़ा आया प्रेम ग्रंथ रचने। इसे हवेली में ले जाओ। राजनाथ के आदमी ओमकार को पकड़कर जीप में डालते हैं। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। ओमकार को वहां से ले जाया जाता है। तभी अकेले में राजनाथ रुचिता के सामने आता है और उससे गुस्सैल आंखों से घूरता है। रुचिता डर के मारे कांपने लगती है। मेरे बेटे से दूर रह, अब मैं उसकी शादी कराने जा रहा हूं। बेहतर होगा कि तू इस गांव को छोड़कर चली जाए, समझी? जी सरपंच साहब, मैं चली जाऊंगी गांव छोड़कर। फिर कभी आपको या ओमकार को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। उसी में तेरी भलाई होगी। राजनाथ रुचिता को धमकाकर वहां से चला जाता है। अब ओमकार को हवेली में ही बंद रखा जाता है और
24 घंटे गार्ड्स की निगरानी में रख दिया जाता है, जिसके चलते वो कुछ कर नहीं पाता और रुचिता का अता पता भी नहीं लगा पाता। राजनाथ एक लड़की से शादी कराने का फैसला करता है। उस लड़की का नाम होता है नायरा। ये ले, ये तुम्हारी शादी के कपड़े और ये पगड़ी। आज तुम्हारी शादी होने जा रही है ओमकार, वो भी गोविंदपुर के सरपंच सूरजनाथ की बेटी नायरा के साथ। इसलिए अपना सेहरा पहन दो और जल्दी से नीचे मंडप में आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं ये शादी नहीं करूंगा पापा, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं सिर्फ और सिर्फ रुचिता से ही प्यार करता हूं, और अगर शादी करूंगा तो सिर्फ उसी के साथ। राजनाथ ओमकार को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और गुस्से से कहता है, मुझे तुमसे कोई बकवास नहीं सुननी। चुपचाप 5 मिनट में नीचे मंडप में आ जाओ तैयार होकर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर राजनाथ कमरे से चला जाता है। तभी ओमकार कुछ आदमियों को कमरे के बाहर बात करते हुए सुनता है। जल्दी से जीप निकालो भाई लोगों, अपने को अब उस रुचिता को मारने जाना है। सरपंच साहब का ऑर्डर आया है, वो अभी तक गांव छोड़कर नहीं गई, इसलिए। हाँ, चाकू और बंदूक अपने अपने पास रख लो। उन आदमियों की ये बात सुनकर ओमकार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूरी तरह घबरा जाता है। नहीं, ये क्या? पापा ने रुचिता को जान से मार डालने का ऑर्डर दिया है अपने आदमियों को। नहीं नहीं, मैं अपनी जान, अपनी रुचिता को बचा कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रुचिता, मैं आ रहा हूं। ओमकार अपने कमरे की खिड़की से कूदकर चुपके से हवेली के बाहर निकलता है और घोड़े पे सवार होकर वो रुचिता के पास जाता है और वो उसे सब कुछ बताता है। क्या? ये आप क्या कह रहे हो ओमकार जी? इसका मतलब आपके पापा और उनके आदमी अभी हमारे पीछे ही पड़े होंगे। हाँ रुचिता, मेरा हाथ थामो। आज चाहे जमीन आसमान एक हो जाए, हम दोनों को एक होने से खुद ये कायनात भी नहीं रोक सकती। ओमकार और रुचिता दोनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और भागने लगते हैं। जीप पर अपने आदमियों के साथ सवार राजनाथ ओमकार और रुचिता को देख लेता है और वो उनके पीछे ही पड़ जाता है। जल्दी से चलाओ जीप, आज तो दोनों की शामत आकर ही रहेगी। ओमकार और रुचिता भागते भागते एक मंदिर के पास आ जाते हैं और वो दोनों तय करते हैं कि वो अब वहीं पर शादी कर लेंगे। रुचिता, भगवान को साक्षी मानकर हम दोनों इसी हवन कुंड के इर्द गिर्द घूमकर 7 फेरे लेते हैं और शादी के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हाँ ओमकार जी। लेकिन दोनों फेरे लेना शुरू कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर राजनाथ आ जाता है और उसके हाथ में एक तेज धार वाली नुकीली तलवार होती है। आज तो तुम दोनों का इस धरती पर आखिरी दिन है, मैं तुम दोनों को एक होने नहीं दूंगा। राजनाथ जैसे ही अपने कदमों को ओमकार और रुचिता की ओर बढ़ाता है, ओमकार और रुचिता फौरन वहां से भागने लगते हैं और वो दोनों भागते भागते जंगल में आ जाते हैं और गलती से उनका पैर एक चिराग पर पड़ जाता है और उस चिराग में से जादुई जिन्न निकलता है। घबराओ मत कलयुग के लैला मजनू, मैं हूँ जिन्न, अलादीन का जिन्न, और मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक बहुत ही बड़े संकट में फंस चुके हो। जादू जिन्न, हमारी मदद करो। उसीलिए तो ये जिन्न बना है, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगा। जिन्न अपनी जादुई शक्तियों से वहां पर एक जादुई कालीन प्रकट कर देता है। ये एक जादुई कालीन है, इस पर सवार होकर तुम दोनों सीधा चांद पर पहुंच जाओगे और फिर वहां पर पहुंचकर तुम दोनों धूमधाम से शादी करना और अपना जीवन यापन वहीं पर करना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा हमेशा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई जिन्न। ओमकार और रुचिता उस जादुई कालीन पर सवार होकर चांद पर पहुंच जाते हैं। वाह, चांद पर आकर कितना अच्छा लग रहा है, ये कितनी सुंदर जगह है। आखिरकार हम दोनों एक ऐसी जगह आ गए जहां हम दोनों खुल के सांस ले सकते हैं और खुशी से साथ रह सकते हैं। तो देरी किस बात की, मेरी बीवी साहिबा बनने के लिए पहले शादी कर लेते हैं। रेडी फॉर शादी? हाँ मेरे दूल्हे राजा। रुचिता और ओमकार दोनों ही चांद पर शादी कर लेते हैं और वहां धरती पर क्रूर राजनाथ ओमकार और रुचिता को ढूंढते ही रह जाते हैं।
ओमकार और रुचिता चांद पर एक खुशहाल जिंदगी बिताते हैं और जादुई जिन हमेशा उनके साथ ही रहता है और उनकी मदद करता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।